हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ की प्रसिद्ध कहानी कठपुतलियाँ सुनिए वैदेही के स्वर में। सुगना जब जब कोठरी के अंदर बाहर जाती, दरवाजे के पीछे लटकी कठपुतलियाँ उससे टकरा जाती, उसे रोकती अपनी कजरारी तीखी फटी फटी आंखों से। कभी सुगना उदास होती तो इन कठपुतलियों को एक साथ ढेर बनाकर ताक पर रख देती और सांकल लगाकर गुदड़ी पर ढह जाती। कभी गुस्सा होती तो जोर से झिंझोड़ देती सबके धागे, कुछ मटक जाती, एक दूसरे में अटक जाती। किसी नर्तकी की गर्दन उसी के हाथों में उलझ जाती। कभी कभी वो अपने हाथ पैर देखती तो उसे लगता उनमें भी एक अदृश्य डोर बंधी है। अब होती है ना कुछ दीवानी कठपुतलियाँ, देह के साथ साथ मन भी पसारने वाली, वह भी वैसी ही एक बावरी कठपुतली है जो डोरों से मन को विलक कर नया खेल रचती है, सूत्रधार की समझ से परे का खेल। अपनी देह गंध से बौराती, अपने मन में संसर्ग का साथी चुनती एक आदिम औरत की सी भूमिका। ये रिश्ते जो उसके खून तक के नहीं हैं, उसके खून के रिश्ते तो कहीं दूर छिटक कर गिर गए हैं। छोटका भाई याद आता है, किसी और की जोड़ी नाते बैठी माँ याद आती है, ऐसी जोड़ी जहाँ से उसे कभी कोई बुलावा नहीं आने वाला। बापू होता तो उसकी कोई तीज यूं सासरे में बीतती। कितना हंसी थी उसकी सहेलियां जब उन्हें पता चला था कि उसका ब्याह गांव-गांव जाकर स्कूल, मेलों और त्योहारों, शादी ब्याह में कठपुतली का खेल दिखाने वाले के साथ तय हुआ है। तुझे भी नचाएगा वो लंगड़ा कठपुतली बनाकर, कहकर उसकी पक्की सहेली रुनकी हंसते हंसते रो पड़ी थी। धाक धिनाधिन धा, ची ची, अब आ रही है तुर्क के तैमूर लंग की सवारी, चूं चूं, धिन धिन धा। बापू तो कहीं और बात तय करके गए थे। वो जोगेंद्र था, 10वीं फेल था, जीन्स की पैंट और लाल कमीज पहनता और धूप का चश्मा लगाता। सब जोगी कहते, पर उनके आंख मूंदते ही लेन देन की बात पर बाई ने 3 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता टूट गया तो जहन में गूंजता नाम भी पीछे छूट गया। 13 साल की सुगना बाई का ब्याह 30 बरस के अपाहिज और विधुर कठपुतली वाले राम किशन से हो गया। सुगना के सपने में पैर कटी कठपुतलियां आने लगीं। बापू के मरने के 2 साल के अंदर ही उसकी बाई खुद जाके पास के गांव के खेती किसानी वाले दूसरी जात के आदमी के घर नाते बैठ गई थी और अपने संबंध की जल्दी में सुगना का गौना 15 साल की होने से पहले ही कर दिया। बिना सुगना साथ लगभग खाली हाथ भेज दिया सासरे। जमीन घर सब बेच के छोटके को लेकर वह चली गई। घूंघट में से उसने ऊंट गाड़ी से उतरकर चलते हुए राम किशन को देखा था। बलिष्ठ देह के होते हुए भी एक पैर पोलियो की मार ने पतला कर दिया था, सो एक हाथ घोड़े पे टिका के हचक हचक कर चलता था। यूं साइकिल भी चला लेता था, एक पैर से तेज तेज पैडल मारता, दूसरा पैर सहारे के लिए दूसरे पैडल पर बस जरा जरा टिकता। यह छोटा पैर पहुंचता भी नहीं था दूसरे पैडल तक, पर साइकिल की गति में कमी नहीं आती। 15 बरस की सुगना, 7 और 4 बरस के बंसी और नंदू, जिनकी वो माँ बन गई थी, तोते की तरह माँ बाई रटते नंदू बंसी। वह सोचती कि वह और उसका छोटका भाई तो बाई के सगे बालक थे। जब वे बाई के आगे पीछे माँ ए बाई कहते हुए घूमते तो बाई कितना रीस जाती, चिल्लाती, चुप। सुगना खींचती नहीं थी पर सुनती भी नहीं थी। वह सोचती कि यह मुझे नहीं, बादलों के पार जाके बसी अपनी माँ को पुकारते हैं अभागे। सहज और अनुभवी राम किशन ने कोई जल्दबाजी नहीं की इस उन्मुक्त आत्मा को बांधने में।
राम किशन कठपुतलियों के डोरे कसने में माहिर था, पर यह कठपुतली तो अद्भुत ही थी। दिन भर तो सोती, रात में भी 8 बजे ही सो जाती। रीति के चलते 7-8 दिन तो सास ने घर का काम संभाला। 9वें दिन मेहंदी फीकी होते ही सास चली गई अपनी ढाणी पे। सुगना पर पूरी गृहस्थी का भार आ पड़ा। किसी तरह वह कच्चा पक्का खाना बनाती, हाथ जलाती, छाछ ढूलती, साबुन 2 दिन में ख़त्म कर डालती। टाबरों को देर में चाय मिलती तो स्कूल छूट जाता। राम किशन ने धैर्य नहीं खोया, खुद जल्दी उठकर आधे काम निपटा देता। दोनों टाबरों को स्कूल छोड़कर अपना खाना बांध के नई कठपुतलियों के सुलझे डोर साइकिल में लटकाता और लंगड़ाते हुए साइकिल पर उचक के बैठता और 9 बजे किसी गांव, मेले या फिर सम की ढाणी में टूरिस्टों के डेरों की राह लेता। सुगना की हंसी बहुत मोहक थी। उसकी हंसी को डस लिया था शतरंज के घोड़े की तरह टेढ़ी चाल चलने वाले सर्प ने। सुगना अपने आप में एक प्राकृतिक मरुस्थलीय सौंदर्य से भरा पूरा दृश्य थी। रेतीले धोरों से उठती ढहती देह की लहरें, लंबी कदकाठी, सुता हुआ पेट, उस पर गहरे कुएं सी नाभि, मीलों दूर से सिर पर एक के ऊपर एक 3 गगरियां उठाकर लाने के अभ्यास से चाल की धज देखते ही बनती थी। लंबी पतली आंखों में काजल की खिंची हुई लकीर जहां जाकर खत्म होती थी, वहीं टिके थे गूंजने के 3 नीले बिंदु। रूखे भूरे केशों में लगी चमकीली रंगीन चिमटियां, आगे के बालों में चोटी में गुथा गया लाख का बोरला। चेहरे पर आ जाते बाल वो खींच जाते। बात देह की तो नहीं थी, मन भी उसका हरा भरा नखलिस्तान था। कम बोलती, ज़्यादा हंसती। अतिरिक्त संवेदना उसके मन को आर्द्र करती, इसलिए बात बात पर आंसू की झड़ी लग जाती। इसी अतिरिक्त संवेदना के चलते वह रूखड़ों, पंछियों और डांगरों से बातें करती। उसे चिड़ियों की आवाज़ पार्श्व का स्वर नहीं लगती, दृश्य का मुख्य स्वर लगती। लगन के तुरंत बाद मेहंदी छूटते ही पहला जो काम उसने किया वो यही था कि एक कच्ची कोठरी वाले घर के आंगन में लगे इस खेजड़े के पेड़ की चारों तरफ भाटे लगाकर, चूना गारा थोप कर, ऊपर से लीप कर उसने गोल सुघड़ चौतरा बना लिया था। खेजड़े पर पंछी आते तो वो खुश हो जाती। मटके के टूटे पेंदे में पानी भरकर टांग दिया था। खेजड़े की एक डाल पर प्यासे पंछियों के लिए मुट्ठी भर बाजरा आंगन में बिखेर देती तो वे चहचहाते हुए नीचे उतर आते। बंसी का बापू हंस दिया था उसकी इस हरकत पर। तब उसने उसकी तरफ पहली बार घूंघट हटाकर देखकर हंसकर कहा था, इस घर को अपना बना रही हूँ। उसी रात उसने अपने आप को बिना नखरों के उस 30 बरस के मनक को सौंप दिया था। सुगना बहुत डरपोक थी, वह माँ बनने से डरती थी। उसकी चिंता का समाधान राम किशन ने कर दिया था। बंसी की पहली माँ के सामने ही ढाणी में जैसलमेर के डॉक्टर नरस आए थे। कैंप लगा था। जिसके 2-2 टावर थे, सबकी नसबंदी कर दी जोर जबर करके, पुलिस का डर दिखा के। और आप? हाँ, पर डॉक्टर साहब कहते थे कि ऑपरेशन उलट भी सकता है। ना, मत उलटवाना। बंसी नंदू हैं तो बच्चे 2 ही अच्छे। सुगना हंसी तो उसकी नाभि में एक गहरा भंवर पड़ गया। सुगना और राम किशन की गृहस्थी पटरी पर आ गई थी। राम किशन गांव-गांव भटकता, तब कहीं गृहस्थी का और बालकों के स्कूल का खर्चा चलता। उसे ऐसा लगता जैसे वह काठ की पुतली बन गई है और अदृश्य डोरे राम किशन ने सुघड़ता से बिना उसे महसूस करवाए बांध ही दिए हैं। गृहस्थी के कामों को अब वो एक ही लय में कर डालती। वो अब छाछ कम ढोलती, हाथ कम जलाती, साबुन बचा बचा कर इस्तेमाल करती।
धरती की बहुमूल्य देन से विहीन इस गांव में आकर पानी के छपाकों से मुंह धोने की आदत छोड़ दी। बूंद बूंद पानी बचाती। टाबर माए बुलाते तो बिना चिहुक यंत्रवत समझ लेती। टाबरों को समय पर बाजरे के रोट और गुड़ का नाश्ता करा, दिन का खाना कागज में लपेटकर स्कूल का बस्ता थमाकर वो घर से भेजती और किवाड़ मूंदती तो ऐसा लगता कि अब जाके उसके डोरे ढीले हो गए हैं। अब सुगना नाम की कठपुतली के शांत लटके रहने का समय है, दो प्रस्तुतियों के बीच का समय। वह धम्म से गुदड़ी पर सुन्न होकर पड़ जाती, अपने वजूद को, अपनी देह को हाथ से टटोलती, सोचती समझती उलझती, लेकिन समझ नहीं आता रात किस मुहाने पर जाकर उफन पड़ी थी वो कि राम किशन कुंठित हो गया और छिटक गया उससे दूर। पहले देह जब शांत नदी सी पड़ी रहती थी तो वह मीलों तैर जाता था। अब जब वह नैसर्गिक आकांक्षाओं से भरपूर नदी में बदल जाती है और इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रसन्न प्रच्छन्न क्षमताओं से परिपूर्ण होकर बहती है, प्रबल प्रगल्भ, तो राम किशन के लिए मुश्किल हो जाता है इस उफनती नदी को बाहों में भरकर तैरना। बहुत डरपोक थी सुगना, इस बात से भी डर गई। उसने खुद को काट का कर लिया। अब राम किशन चाहे जैसे नचाए, वह जब तृप्ति की डकार लेता तो वह जूठन के इधर उधर गिरे टुकड़े समेट भूखी ही उठ जाती। फिर भी जिंदगी तो चल ही रही थी। राम किशन अपने कर्तव्यों से कहीं पीछे न हटा, न सुगना ही ने हार मानी। बंसी नंदू उसे सगी माँ से ज़्यादा चाहने लगे थे। सब कुछ ठीक ही चलता तो कठपुतली वाले राम किशन की लुगाई सुगना की कहानी चार दिशाओं में क्यों भागती। धनी धोरे टाबरों और सासरे वालों के चलते सुगना यूं अकेली पड़ जाती। वो गई ही क्यों कुलधरा के उन खंडहर मकानों और मंदिरों की तरफ। उस दिन भी टाबरों को स्कूल भेजकर सुगना धम्म से कठपुतलियों वाले कोने में गुदड़ियों के ढेर पर ढह गई थी। ऊपर कठपुतलियां हिलती डुलती लटकती रहें। इन कठपुतलियों का पहरा नहीं मानती वो। बाकी वक्त तो एक पहरा सा वो स्वयं पर महसूस करती ही थी। जब आँख खुली तो धूप आंगन के बीचों बीच खड़ी उसे पुकार रही होती, बींदड़ी पानी। धापुरी बाई। उस दिन उसे देर लग गई किवाड़ खोलने में। कांचली की उलझी डोरी सुलझा कर कसते कसते आँख लग गई थी मासा। आज तो पानी खत्म। गैला हो गया राम किशन जो इस जोबन की मारी को ब्याह लाया। दिन चढ़े कोठरी बंद कर पता नहीं क्या करती है। एक वो थी कौशल्या, 5 बजे ही 3 कोस दूर पानी के लिए निकल पड़ती। बुढ़िया की गालियां खाती वह इंडोड़ी चरूचरी मटका लेकर अकेली भागी पानी मिलने के अनजान लक्ष्य की तरफ। अपनी ढाणी का कुआं और ट्यूबवेल तो पिछले बरस ही सूख चुके थे। पास की ढाणी में लगा सरकारी नल कब से बंद हो गया होगा। वह भागी पिछले दिन जहां धापू उसे साथ लेकर पानी लेने गई थी, कुलधरा के खंडरों की तरफ और सूनी बावड़ी की दिशा में। पानी से छलछल करती उस 4 मील दूर की बावड़ी की तरफ तो मुसीबत आने पर ही गांव की कोई ही लुगाई जाती है, वो भी इतनी धूप चढ़े तो कोई नहीं। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा वह हड़बड़ाती हुई बावड़ी पर पहुंची। दोनों चरूचरी मटका भर लिए। ठंडा पानी देख नहा लेने का मन हो आया। 3 दिन हो गए थे नहाए। राम किशन तो बहुत कहा सुनी होने पर 7 दिन में एक बार रात के बचे 2 लोटे पानी से नहाता है। कहता है, सुगनी पानी मत ढोल जे ज़्यादा, यहाँ हमारी ढाणी में रेत से ही स्नान का रिवाज है। बताया ना, सुगनी बहुत डरपोक है। बात बात पर ठंडा पसीना बहाती है। सर पर साए साए करते बड़ के पेड़ और उसकी लटकती जटाओं से डर गई। जैसे तैसे लुगड़ा हटाकर
लहंगा और कुर्ती पहने पहने एक चरू अपने ऊपर उल्टा और नहा ली। पानी पर पड़ते अपने हिलते डुलते प्रतिबिंब को देखकर उसे मालन कठपुतली की याद आई। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। रामचंद्र उस शोक कठपुतली को नचाता हुआ बड़ी सुरीली तान में गाता है। वह भी गुनगुनाने लगी। प्रतिबिंब फिर हिला। उजाले में अपनी देह देखे बरसों बरस हो गए। घाघरा ऊंचा कर पैर देखे, गेहुआ पैर, सुनहरे रों वाली पिंडलियां। पल भी तो न बीता था कि धप्प से पीठ पीछे कोई गिरा। सुगनी की चीख हलक में, अर्र, डाकी बंदर है कि कोई भूत। उसका कलेजा छाती फाड़कर बाहर ही आने को था। ओखे कोई नहीं, पहचानती नहीं है क्या? मनक मानस की भारी आवाज सुन सुगना ने झट गीला घूंघट काढ़ लिया। कौन? ए सुगना, भूलगी के? जोगी जोगिंदर। अब वह उठ खड़ी हुई, हठात घूंघट हटा दिया। वही जीनस की पैंट, गोरा चेहरा, बलिष्ठ बाजू। यहाँ अंग्रेजों को कुलधरा दिखाने लाया था ना? गाइड की लाइन पकड़ ली है। जैसलमेर किला में अपना ऑफिस है। दूर से पहचान लिया था मैंने, पर तूने नहीं पहचाना है? सुगना ने मुंडी हिला दी। भीगी हुई देह पर चिपके लुगड़े को बार बार खींच रही थी। और घर में सब ठीक टाबर टूबर? उसकी देह पर बार बार तितली सी जा बैठती। नज़र को हटाकर मुंह फेर कर औपचारिक हो गया जोगी। हाँ, तू नहीं बदली, वैसी है मैं। सुगना ने ध्यान से जोगी को देखा। गबरू, एक ही शब्द निकलकर आत्मा पर जा बिंधा। वह उठ गई और चरू मटका उठाने के लिए हल्का घूंघट खींच सर पर इंडोरी रखकर जोगी को उठवाने के लिए इशारा किया। जोगी ने मटका, कलसी और एक चरू सुगना के सिर पर रखी इंडोनी पर आहिस्ता से एक एक कर रखे। वह नाक तक घूंघट निकाले, पलकें झुकाए, एक सुनिश्चित ताल में लहराती हुई सी सीढ़ियां चढ़ गई। जोगी हतप्रभ देखता रह गया। रेतीले टीलों वाला छोटा रास्ता पकड़ने को उसके पैर जितना जल्दी चलना चाहते, मन उतना पीछे को लौटता। बाई गाली गलौज के साथ झगड़ी न होती। लेन देन की बात पर जोगी का बाप न अटका होता तो जोगी उसका पति होता। उसकी पक्की सहेली रुनकी ने कहा, सुगनी, मैंने सुना राम किशन ने 2000 उल्टे तेरी बाई के हाथ पे धरे हैं। तभी तो जोगी जैसा बांका जवान छुड़ा के लंगड़ा राम किशन। उसे स्वयं पर गुस्सा आया। विरोध क्यों नहीं किया माँ का? काठ की पुतली ही रही रे तू सुगनी। अंग्रेजों को बस में बिठा के मिलता हूँ। वो पीछे दौड़कर आया। उसकी गेहुआ देह पसीने से लथपथ हो गई थी। आधा कोस चलकर ही अचानक पश्चिम की तरफ से आसमान का कोना धुंधलाया। उसी कोने की धरा से रेत ऊपर को उठी, मानो नीले आसमान ने जबरन धरा को बाजुओं में भरना चाहा हो और महज गुबार हाथ आए हों। जब वो बावड़ी से चली थी तो आंधी के कोई आसार नहीं थे। साफ आसमान से देह को झुलसाती धूप बरस रही थी। हवाओं की चीख से रेत में जाने कहाँ से जड़ धसाए खड़े खेजड़े के पेड़ कांपे। कुलधरा गांव के दूर तक फैले खंडरों के पत्थर तक सहम गए। बौरा गई थी हवा। बगुले ही बगुले गोल गोल चक्कर काटते। धापू सही कहती थी, ये जगह भुतहा है। आंखें किरकिरी हुई, फिर चेहरा, ओठ, यहाँ तक कि सांसें और भीगी हुई जुबान तक किरकिरा गई। सुगना एक ठूंठ से खेजड़े के नीचे छिटक गई। चरू कलशी उसने नीचे मोटे भाटे के सहारे टिका दिए। सर से लुगड़ा उखड़कर फरफराने लगा। कुर्ती कांचली में अटका छोर छूट गया। बस घाघरे में अटका छोर छुड़ा पाता तो यह लुगड़ा तेज हवाओं के साथ कहीं परदेस ही जा उड़ता। गुलाबी छींट का लुगड़ा।
एक भेड़ चराने वाला किशोर चरवाहा उसी के पास आ खड़ा हुआ। उसकी भेड़ें पेड़ के पास गोल झुंड बनाकर मेमने को रख मुंह छिपाकर अनुशासित हो बैठी। तेज चक्रवात से रेत की लहरों में हुई उथल पुथल से न जाने कितने रेतीले रेंगने वाले जानवर निकलकर लंबी घास की तरफ भागे। एक टेढ़ा टेढ़ा रेंगने वाला रेत का पीला सर्प लहराकर भेड़ों के झुंड की तरफ बढ़ा। भेड़ों का शांत झुंड मिमियाने लगा। वे दोनों ऊंट वाले न केवल उस मासूम पर हंसने लगे, उसके बारे में अश्लील बातें भी करने लगे। वह स्तब्ध खड़ी थी, बुरी तरह आशंकित। अचानक दो बाजुओं ने उसे खींचकर उसे पेड़ से दूर किया। वह पीला सर्प खेजड़े की डाल पर अटका हुआ लटक रहा था। उसकी चीख निकल गई, चलो यहाँ से। धुंधलके में उसने देखा जोगी था। जोगी? पर कहाँ? कहीं भी नहीं। आंधी थमते ही घर का रास्ता लेना है, पहले ही देर हो गई है। अरे गैली हुई है क्या? इन ऊंट वाले स्मगलरों के साथ यहाँ अकेली तूफान में क्या करेगी? वह उसकी चरी मटकी उठाकर चलता गया। सुगना उसके पीछे पीछे। अनजान पगडंडियों पर चलते चलते वे ढेर सारे नीम के पेड़ों से घिरे सुनसान पड़े एक भैरू बाव जी के मंदिर के खंडर तक पहुँचे। ये जगह ठीक है सुगना, चल यहीं इंतज़ार करें आंधी थमने का। वो उसका हाथ थाम ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मैं अंग्रेजों को बस में बिठा ही रहा था कि आंधी शुरू। मैं समझ गया कि तू फंसी होगी इस पीली आंधी में। सुगना की सांस अब तक तेज चल रही थी। जोगी की आंखों का जंगल करवटें ले रहा था। जहाँ घनी लताएं थी, बहता पानी था, भागते कस्तूरी मृग थे। पास के झाड़ से सुगना टीमरू तोड़ने लगी। जोगी तूफान से नीचे गिर पड़े शहद के छत्ते की ओर बढ़ा। मक्खियां अब तक भिनभिना रही थी। ए मत खा ये जंगली फल, ले ये शहद। जोगी के हाथ में एक टूटे छत्ते का खोखला था जिसमें से शहद टपक रहा था। खा ना, ये वन माखी का काढ़ा हुआ नीम का शहद है। वन माखी जितना तेज काटती है उतना मीठा शहद बनाती है, पर यह शहद मीठा आगे लगता है लेकिन पीछे से एक तीतापन छोड़ जाता है। आंधी तो रुक गई थी, मगर शहद और तुलसी दोनों के मिश्रित स्वाद के लालच की एक ही डोर से दोनों बंध कर रह गए। सुगना के अंदर की कठपुतली सांस लेने लगी थी। जोगी ने वह छत्ते का टूटा खोखला हाथ से ऊंचा किया और सुगना के सूखे ओठों पर शहद की टपकती धार डालने लगा। उसके ओठ शहद से भीग गए थे। खोखल से शहद जगह जगह से टपक रहा था। चेहरा, गर्दन, कांचली के गले की काट का एक छोर, जहाँ से फिर जंगल। जोगी बेशर्मी से हंसने लगा। शहद का छत्ता, एक घना जंगल, अनजानी पगडंडियाँ। खुलकर भूख लगी थी। फिर टिमरू तोड़ के खा लिए सुगना ने पास के झाड़ से। जहरीले थे या नहीं, वे जंगली फल नशीले जरूर थे। सुगना का होश खोने लगा। उसके बिवाई फटे पैर के अंगूठे को चूम ही रहा था जोगी कि उसे जोर की उबकाई आई। जोगी ने घबरा कर उसके गले में अपनी 2 उंगलियां डाल उल्टी करवा दी। मना किया था ना, टीमरू जंगली टीमरू में फ़र्क होता है। तुझे सूख घिन नहीं आती? कभी पैर का अंगूठा, कभी मेरी उल्टी। तुझसे सूख? तू तो केवड़े का झाड़ है, कटीला मगर महकता हुआ सुगंध से। एक बार सुगनी, बस गलती हो गई कि तुझे भगा के नहीं ले जा सका। अब तुझे नहीं छोड़ना है। क्यों, तेरा भी तो ब्याह गौना हुआ है, मैंने सुना। वो अपनी जगह रहे सासरे में, तुझे जैसलमेर रखूंगा। कसके घने बालों वाली छाती से उसे चिपकाता रहा जोगी, जिसके छाती के बालों के डंक पूरी देह पर लेकर लौटी थी सुगना। शहद और डंक दंश की एक तीक्ष्णता देह दुखा रही थी, वहीं शहद का तीतापन दंश लगे हिस्सों पर जलन पैदा कर रहा था। जब वह घर पहुंची, रास्ता ढूंढती हुई और रेत से किरकिराता हुआ पानी मटकों में लेकर, तो बहुत देर हो चुकी थी।
सांझ ढलने को आई थी। दोनों टाबर बस्ता बाहर ही छोड़कर भूखे प्यासे रेत में खेल रहे थे। उसे देखते ही बाई कहकर लिपट गए। साइकिल बाहर खड़ी थी, जिसके हैंडल में उलझी हुई रेत भरी कठपुतलियाँ यूं ही लटकी हुई थीं। उन्हें उतारकर कोठरी तक में नहीं रखा गया था। राम किशन आंगन के चूल्हे से जूझता हुआ हांडी में बाजरे की राबड़ी पका रहा था। बहुत ठंडी आवाज़ और लाल आंखों से उसने पूछा, कहाँ रह गई थी? कुलधरा की तरफ पानी लेने गई थी। रास्ते में तूफान आ गया, फिर रास्ता भी भूल गई। सच में ही तूफान आ गया और रास्ता भूल गई? उसके कहे में सच में व्यंग था या सुगना ही दूसरा व्यंजित अर्थ पकड़ रही थी? कुलधरा, वो भुतौली बावड़ी, पागल हुई है क्या? किसने बताया तुझे उधर का रास्ता? धापू। धापू? वारी धापू की बहना, किस तूफान में फंसो की जाके तू? फिर व्यंग। सुगना का मन हल्के हल्के कांप रहा था। किसी ने देखा क्या? इसको कुछ कहा क्या? राम किशन की अप्रत्याशित चुप्पी या फिर व्यंग से सने दो एक वाक्य सुनते सहते स्वयं को भुलाकर उसने आंधी से बिखरा पूरा घर बुहारा समेटा। भीतर से वो अपने आप को भी समेटने का असफल प्रयत्न कर रही थी। रात को टाबरों को खाट पे सुलाकर मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलने को हुई तो देखा जहाँ जहाँ शहद गिरा था वहाँ वहाँ कुर्ती का रंग उड़ गया था। कांच चिपचिपा रही थी, कान तक के अंदर चिपचिप। 3-4 लोटे पानी के भी कम थे उस चिपचिपाहट के लिए। इतना पानी क्यों ढोल रही है? रेत ही तो है, कीचड़ कादा थोड़ा ही है। अपनी सूखी ओढ़नी से अच्छी तरह से कान के अंदर तक पहुंचकर आंगन की लालटेन धीमी कर कोठरी में आले में रखा दिया बुझाकर दरवाजों की दरारों में कपड़े ठूंसकर वो राम किशन की बगल में जमीन पर बिछी गुदड़ी पर जा लेटी। तमाम व्यंग बाणों के बीच भी राम किशन का नीचे बिस्तर बिछाना उसे समझ नहीं आया। जब टाबरों को ऊपर प्यार से सुला राम किशन नीचे उसकी गुदड़ी बिछाकर लेटता है तो उसका मंतव्य सुगना तुरंत समझ जाती है। उस रात राम किशन उसके प्रति निर्मम था। उसी दौरान 2 जोड़ी शहद के रंग की आंखें और मुड़ी हुई पलकों की वह अधखुली चिलमन उस पर बिना झपे तारी न हो गई होती तो वह उस एक जंगल से कैसे गुजरती? न गुजरती उस जंगल से तो यह सरासर बलात्कार होता। सह गई वो राम किशन की सारी निर्ममता, अपने भीतर करवटें लेते जंगल के चलते। उसने कब देखा था घनेरा जंगल? बस मीलों मील फैले मरुस्थल देखे थे और इन खंडरों में लटके वन माखी के मीठे शहद भरे छत्ते। मीठा होता है इनका शहद पर तीतापन पीछे छोड़ जाता है, यही कहा था ना जोगीड़ा। राम किशन का गांव-गांव जाकर कठपुतली का खेल दिखाना नहीं रुका, कुलधरा से उसका पानी लाना नहीं रुका। जोगी का विदेशी और देशी टूरिस्टों को कुलधरा रोज लाना कैसे रुकता? कुलधरा के रहस्यमय खंडहर अंग्रेज हैरानी से देखते, कैसे पूरा का पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया था। जलते चूल्हे, चलती चक्कियां छोड़, दरवाजे खुले छोड़, अनाज भरे कुठार यूं के यूं छोड़ गांव का गांव गायब हो गया। बहुत रहस्यमय है जैसलमेर जिले का यह कुलधरा गांव। जोगी टूटी फूटी अंग्रेजी पर्यटन विभाग के छपे पन्नों से उन्हें बताता, सर लुक हियर मैम, दोज विलेजर्स वर पालीवाल ब्राह्मण्स। वन डे सडनली they left the village in same condition same as you are looking here। जल्दी ही गर्भवती होने का एहसास चींटियों की तरह उसे काटने लगा था। राम किशन के पास में लेटे हुए उसे लगता वो गरम रेत पर लेटी है। वह देह के आकार का वाष्प और तरल भरा गड्ढा भर चुकी है। पंडित का फिकरा गूंजा, विधवा गांबड़ ऋतुमनी औरतें, छोड़ी हुई लुगाइयाँ, हवंसु आप ही उठ के चली जाओ, बुरा मत मानियो,
भगवान री बनाई रीत, आरती में कोई भेदभाव नहीं है। आरती के टाइम वापस आ सको तो अपनी अपनी श्रद्धा सु भेंट चढ़ा सको। अनवरत चल रही आहुतियों के यज्ञ में पति के वामांग बैठी सुगना ठिठकी। सुगना के पेट में चक्रवात उठाया था। राम किशन ने मासूम मगर धारदार होने की हद तक ईमानदार बड़ी बड़ी आंखों से प्रश्न किया और पैर के अंगूठे से उसकी जांघों को कुरेद कर पूछा, क्या हुआ? वह ढीठ बन गई और राम किशन के बलिष्ठ हाथ पर अपना हाथ रखकर यज्ञ में आहुतियां दे आई। बाबा रामदेव जी के मंदिर की ही बात है। वह यज्ञ बाबा राम जी का मेला भर था। मन्नत पूरी हुई थी राम किशन की। राम किशन को जयपुर के एक लोक कला केंद्र में कठपुतली के खेल दिखाने वाले की स्थायी सरकारी नौकरी मिल गई है। क्या उत्तर देगी पति को? तीसरा महीना चढ़ गया है। कैसा आलस घेरता है आजकल उसे। जरा चलकर थक जाती है। मन कहीं गहरे गर्त में डूब गया है। जाने पर देह यंत्रवत लगी रहती है काम में। जो खाती वो तुरंत उलट देती। पड़ोसन धापू कुछ कुछ समझ रही थी, कुछ राम किशन भी। दोनों के दोनों उसकी तुलना में अनुभवी। तो ये तूफान था, ऐसी गैल भूल गई थी तू। धापू, अच्छा कुलधरा के खंडरों वाली बावड़ी का रास्ता बताया तूने। अब तू ही इसे इसकी माँ के घर पटका। इस ढोलकी का अब मैं क्या करूं? यहाँ वहाँ कौन बैठा है इसका? तेरा ही बच्चा है ये। कभी प्रेशन खराब हो जाते हैं। इसके मायके में कौन है अब? माँ तो खुद नाते बैठी है किसी के। कहाँ जाएगी राम किशन ये? इसे भी बिठा दे नाते किसी के। कहना रख ले बच्चे समेत। बोल दे इसे कि चली जाए उसके पास जिससे ये ढोल गंधे गले में बंधा के लाई है। ये कौवे और कोयल वाली कहानी खेलने को राम किशन कठपुतली वाले का ही घर बचा था रांड को। लंगड़ा कर वो घिसटा सुगना की तरफ। हाथ भी उठे राम किशन के सुगना की पीठ पर बरसने को, पर अगले ही पल गिर गए। साले राम किशन लंगड़े, तू आग नहीं बुझा सका इस रांड की? कहकर राम किशन क्रोध में मेड़ की झरती दीवार पर अपना हाथ मारने लगा। आंख से आंसू बहते थे, मुंह से लार। बात छिपी नहीं, ससुराल की ढाणी तक पहुंची। वहां आकर बवंडर उठा दिया सास ने। सुगना कहती रही है बच्चा राम किशन का है। तो जाति के पंचों को इकट्ठा करके अग्नि परीक्षा की बात करने लगी सास। राम किशन जितना चाहता था कि यह मामला तूल न पकड़े, उतनी ही बात घर से बाहर आग की तरह फैल गई। किसी का भी हो, चाहे सुगनी के गर्भ का बच्चा, वह सुगना को नहीं छोड़ सकता। यह निश्चित था कि बच्चा उसका नहीं है। लेकिन कठपुतली नचाते नचाते राम किशन जान गया था कि उसकी यह जो मायाविनी जीवंत कठपुतली है सुगना, वह मुक्त भी है, अनुरक्त भी। उसमें त्याग भी है, मोह भी। न सही सती धर्म, लेकिन सेवा है, सहिष्णुता है। उसमें जीवन है, जीवन की हलचल है, मादकता है, तो अथाह ममता भी। वह अंत तक कहता रहा, बाई रहने दे, मेरा घर उजड़ जाएगा दूसरी बार। पर सास अडिग थी। अग्नि परीक्षा लेकर रहेगी वो तो। राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों के अंदरूनी हिस्से में जहाँ जातिगत पंचायत ही समस्त कानून व्यवस्था का काम करती है, वहाँ पुलिस या घरेलू अदालत का क्या काम? समाज को इकट्ठा करके अग्नि परीक्षा का यह प्रपंच सास के इशारों पर था। राम किशन कठपुतली वाला तो आज स्वयं कठपुतली था। सास चाहती थी कि फैसले के बाद ही राम किशन नौकरी पर जाए। टाबरों की चिंता न करे, वो संभाल लेगी। ऐसी कौन सी रूपसी है सुगना? छोड़ देना, मर्द है, नाते रख लेना किसी को। बस उस रांड के प्रेमी का पता तो चल जाए, उससे धरवाएंगे हरजाना पूरे 4000। फैसला होने तक सुगना को पंचायत के एक झोपड़े में अकेले रहना था 3 दिन।
शायद पश्चात के लिए या ठंडे दिमाग से बिना किसी प्रभाव के अपने निर्णय पर सोचने के लिए। दिन में तो धापू खाना रख जाती, रात को वो उपवास रखती, मटके का ठंडा पानी पीती, दिन भर जैसे वो सुन्न सी पालथी मारे बैठी रहती। वैसे ही गर्भ का पंछी भी शांत रहता, लेकिन झोपड़े में रात का अंधेरा जब गहरा और नीरव होता जाता और फूस के फर्श पर खेस बिछाकर लेटे हुए उसकी चेतना जाग उठती, तो गर्भ में वो नन्हा चूजा हल्के हल्के पंख फड़फड़ाता। एक नन्ही बच्ची की तमन्ना हौले से जागती। फिर उसे राम किशन की नई रची कहानी की कठपुतलियाँ याद आती जो उसने बनाई थी, जेल में पड़ी देवकी और जोगमाया की कठपुतलियाँ। कितना भोला चेहरा था जोगमाया का। नवंबर माह की फीकी सी सुबह थी। झोपड़े के बाहर सारा ढोली समाज इकट्ठा था। धापू उसके साथ थी। वो हैरान रह गई जब धापू ने बताया कि जोगी भी भीड़ में खड़ा है। उसने एक छेद से झांका। पति की आहत नज़र, प्रेमी का भयभीत चेहरा, नंदू बंसी के कुम्भलाए बदन, ससुराल के लोगों की हिकारत भरी मुद्राएं, कुतूहल से तमाशा देखते, कानाफूसियाँ करते, मजाक उड़ाते उसकी ही जात के लोग लुकाए। धापुड़ी, जाके कह दे उस जोगी को भग जाए यहाँ से। किसी को अंदाज भी पड़ गया तो हर जाने की बात तो है ही, कूट भी डालेंगे उसे मेरे सासरे वाले। फैसला जो होना हो। वो लगातार यही कहेगी कि बच्चा राम किशन का ही है और किसी का हो ही नहीं सकता। सुगना की आंख फिर एक छेद से होकर जोगी पर जा टिकी। वह ढीठ तो धापू के साथ इधर ही आ रहा था और राम किशन आशंकित हो लगातार जोगी को घूरे जा रहा था। माजरा समझ रहा है क्या? यहाँ से चला जा जोगीड़ा। उसने जोगी के भारी पैरों की आहट सुनते ही झोपड़ी के अंदर से ही खड़े होने की कोशिश में देह के बोझ तले डूबते हुए कहा, तू बैठ जा, अभी थक जाएगी। पंच मशवरा कर रहे हैं कि अग्नि परीक्षा कैसे ले। जोगी तू बाहर ही रुक। धापू ने उसके साथ भीतर आते जोगी को हाथ से ठेल दिया। सुगना सुन, मैं हरजाने के 4,000 लाया हूँ। 2,000 में छीना था ना तुझे मुझसे उसने। मैं दुगना हरजाना भरूंगा। उसे बोल, छाती ठोक के कह दे कि बच्चा तेरा मेरा है। कोई ज़रूरत नहीं गरम तेल में हाथ डालने की या गरम ईंट पकड़ने की। ये पंच अपना फ़ायदा देखते हैं ऐसी चीज़ों में। औरत का चरित्र खराब निकले तो भी पंचों की चांदी, ना निकले तो भी उनकी चांदी। दोनों तरफ का पैसा उनको तो मिलता ही है। वह दरवाजे पर मुंह रख के फुसफुसाया। सुगना का मुंह कसैला हो गया, कुछ नहीं बोली। पर जोगी, वह तो तन मन धन का जोखिम उठाकर उसे लेने आया है। न सही धर्म पर उसका राग बंधा था सुगना से। वो फिर तड़फड़ाया, बाहर फटफटी खड़ी है रोड पे, चुपचाप बाहर आ जा। झोपड़ी के पीछे लंबी घास है, छिपकर पहुंच रोड पे। सुगना, ए सुगनी, क्या कहती है? क्या कहेगी पंचों से? हाँ, जा जा, जाके तू अपना काम देख। मुझे जो कहना होगा कह दूंगी। अच्छा, तो ये है राम किशन और उसके घर वाले, तुझे पहचाने? उससे पहले ही चला जा। मैं नहीं डरता उस लंगड़े और उसके घर वालों से। अब भी कह रहा हूँ, जोगी तू जा। देख, पंच खड़े हैं फैसले के लिए। सुगनी, मत पकड़ना रे गरम ईंट, फफोले तो पड़ेंगे ही, चाहे तू सही हो कि गलत। चीखते जोगी को धापू ने दूर तक ठेल दिया। इतनी बड़ी बातें बना रहा है, अब तक कहाँ था रे तू? अरे गाइड हूँ, आज यहाँ तो कल टूरिस्ट जहाँ ले जावे उसके साथ। तभी बंसी भागता हुआ आया। बाई, तू हमारे साथ चलना। नंदू तो खाना नहीं खाता तेरे बिना, रोता रहता है। एक माँ भगवान ने छीनी, अब दूसरी है राण दादी, इसी की करतूत है। बापू तो तुझे चाहता है बाई। रात को रोता था दादी के आगे। सुगना ने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया। बाई देखना इधर,
ये बापू ने भेजा है, तेल है ये, कब्रों पर उगने वाले ग्वार पाठे और रेत की छिपकली का तेल मल्ले हाथ पे, हाथ नहीं जलेगा, न फपोले होंगे। परसों 4 घंटे साइकिल चलाकर सीमा पार के नज़दीक डटे हुए गाड़ियाँ लोहारों से लाया है बापू। लंबी शीशी, मुंह में ठुसा कपड़ा खोल के ढेर सारा भूरा बदबूदार तेल सुगना की दोनों हथेलियों पर मलने लगा। 12 बरस का किशोर बंसी, आंधी में अपनी भेड़ें टेरता वो चरवाहा याद आ गया। यही कातरता थी स्वर में। सुगना की आंखें भर आईं। पंचू ने आवाज लगाई। गर्भ भार से क्लांत पीले चेहरे वाली सुगना को देख राम किशन सिसक उठा। सास उसे लानत भेजती रही। पंचू ने सुगना को गरम ईंट पकड़ाने से पहले दरियाफ्त की, सुगना बाई, कठपुतली वाले राम किशन के घर वालों का कहना है कि यह बच्चा उसका नहीं है। तुम क्या कहती हो? यह बच्चा बंसी का ही भाई या बहन है। मुझे बंसी के बापू के साथ ही रहना है, और आप ही कहो क्या कहूँ? सुगना ने दम बटोर कर कहा। राम किशन ने गहरी सांस ली। जोगी ने सिर को झटका दिया और बड़बड़ाता हुआ, बड़े बड़े डग भरता हुआ पीछे की तरफ चला गया, जहाँ उसकी काली राजदूत फटफटी खड़ी थी सुगना को ले जाने के लिए। कहो कि मैंने जो कहा वो सच है। मुझे मंजूर है अग्नि परीक्षा। सुगना बाई, है अग्नि परीक्षा औरत की मर्जी से ही ली जाती है। एक पंच बोला। बाई, अब नहीं करनी अग्नि परीक्षा। मैं मानता हूँ यह बच्चा मेरा ही होगा। राम किशन बीच में आ खड़ा हुआ। चुप कर रहे राम किशन। नसबंदी के ऑपरेशन के बाद कोई बच्चा होता है? अग्नि परीक्षा तो होने दे। हाथ पे फपोले पड़े तो इसके मायके वाले या इसका प्रेमी या इसे ले जाएं या 4000 जुर्माना दें। सास ने राम किशन को यूं धकियाया कि वो गिरते गिरते बजा। तो मंजूर है सुगना बाई? सुगना ने उत्तर में तेल मले हाथ आगे कर दिए। एक पंच ने पान का एक एक पत्ता उसकी नाजुक हथेलियों पर रखा और उन पर लाल गरम ईंट रख दी गई। 1 2 3 पूरे 7 मिनट। 8वें मिनट पर ईंट जमीन पर फेंक कर सुगना नीचे बैठकर उल्टियां करने लगी। पान का पत्ता जलकर काला हो गया था। पास पड़ी पानी की बाल्टी में 5 मिनट डुबोकर हथेलियां ऊपर उठा दी उसने। फपोले नहीं पड़े थे, पर हथेलियां ताजी रची मेहंदी की तरह लाल सुर्ख थी। रेत का गहरा गुबार उड़ाती भीड़ शोर के साथ लौटने लगी। पंच फटकार रहे थे सास को। बाई बाई करके नंदू और बंसी आकर उसकी पीठ से चिपक गए। धीरे धीरे हचक कर चलता हुआ राम किशन उसकी ओर बढ़ रहा था। रोड पर रफ्तार से जाती फटफटी की आवाज़ सुगना के कानों में देर तक गूंजती रही। बस कहानी यहीं तक है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।